नमस्कार, 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बालोतरा जिले के दौरे पर पहुंचे राज्यपाल श्री हरि भाऊ बांगड़े समीक्षा बैठक में विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों पर दिया जोर। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने नगर विधानसभा क्षेत्र में 17 नई सड़कों का किया लोकार्पण व शिलान्यास। आमजन को आवागमन में मिलेगी राहत। चूरू जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने की लक्खी मेले की तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरि भाऊ बांगड़े ने बालोतरा का दौरा किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार और पुलिस अधीक्षक श्री रमेश कुमार ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके पश्चात उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और आमजन की समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने और पारदर्शिता से कार्य करने के निर्देश दिए। दौरे के अंत में राज्यपाल ने आसोतरा ब्रह्मधाम मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ स्थित ऐतिहासिक सूतेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर मंदिर को फूलों, रंग बिरंगी लाइटों और पारंपरिक सजावट से भव्य रूप से सजाया गया। भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने पंचामृत, बेलपत्र, भांग और धतूरे से भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालु दर्शन के लिए जुटे रहे। संध्या आरती के दौरान बैंड बाजों के साथ शिव की महाआरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। रात्रि में 4 पहर का विशेष रुद्राभिषेक आयोजित किया गया और श्रद्धालुओं ने जागरण कर शिव भक्ति में लीन होकर भगवान शिव के भजन गाए और गुणगान किया। राजाखेड़ा में बिजली चोरी और बकाया वसूली के खिलाफ बिजली विभाग ने कड़ी कार्रवाई की। जोनल चीफ इंजीनियर श्री उमेश गुप्ता के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन एसी अभियान के तहत सहायक अभियंता श्री आनंद तिवारी के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई। पहली टीम ने मरैना क्षेत्र में कई गांवों में 59 लाख बकाया पर 19 ट्रांसफार्मर हटाए, जबकि दूसरी टीम ने 6 लाख की बकाया राशि पर 4 ट्रांसफार्मर हटाए। इसके साथ ही 7 विद्युत चोरी मामलों में 4,30,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। समय पर भुगतान नहीं करने पर एफआईआर की चेतावनी भी दी गई। विभाग ने उपभोक्ताओं को सोलर योजना अपनाने और बिजली चोरी से बचने की अपील की है। ब्यावर में हरियाली अमावस्या के अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत नई पुलिस लाइन सेंदड़ा रोड पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुलिस जवानों ने परिसर में 500 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एसपी श्री रतन सिंह ने बताया कि जिला पुलिस को 12,000 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसमें से अब तक 4,000 पौधे रोपे जा चुके हैं। उन्होंने आमजन से भी अभियान में भागीदारी की अपील की। कलेक्टर श्री कमल राम मीना ने जिले वासियों से हरियालो राजस्थान अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। पुलिस लाइन राजस्थान अभियान जो राज्य सरकार का बड़ा एडवेंचर है प्रदेश भर में हरियाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके अंतर्गत पुलिस विभाग को 12,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें हमने 4,000 से अधिक पेड़ अब तक वृक्षारोपण कर दिया है। आज माननीय कलेक्टर के साथ में यहाँ पे पुलिस लाइन में हम काफ़ी पेड़ आज लगा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पुलिस लाइन और सभी थानों के जवान और इसके अलावा आम नागरिकों का भी सहयोग है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी आत्मनिष्ठानंद महाराज की 26 दिवसीय कैलाश मानसरोवर यात्रा से सकुशल वापसी पर ओपन थिएटर परिसर में नागरिकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मुख्य मार्ग से संग्रहालय तक पुष्प वर्षा करते हुए महाराज को लाया गया, जहां उन्हें भगवा साफा व मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। भक्त डॉक्टर राघवेंद्र पाल व प्रदीप सुरोलिया ने जानकारी दी कि महाराज 27 जून को यात्रा पर रवाना हुए थे और वापसी पर नागरिकों ने एक बार फिर जोरदार अभिनंदन किया। कार्यक्रम में स्वामी प्रशांतानंद महाराज भी मौजूद रहे।
रामकृष्ण मिशन आश्रम स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक यादों से जुड़ा है, जो खेतड़ी नरेश अजीत सिंह के निमंत्रण पर 3 बार खेतड़ी आए थे। एक अद्वितीय क्षण है। स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी मानसरोवर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं, जो अपने आप में खेतड़ी वालों को गौरवान्वित करने का क्षण है। इस क्षण में खेतड़ी के नागरिकों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने उनका स्वागत किया, जो अपने आप में खेतड़ी के लिए और अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिनका वर्णन करना मेरे जैसों के लिए संभव नहीं है। स्वामी आत्मनिष्ठ महाराज जी 27 तारीख कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए। 27 जून से लेकर के आज 22 जुलाई तक इनकी यात्राएं रही। बहुत मतलब यात्राएं रही इनकी, और आज ये खेतड़ी पधारे हैं। यात्रा से खेतड़ी पधारने पर इनका अभूतपूर्व खेतड़ीवासियों ने स्वागत किया है, गर्वपूर्ण स्वागत किया है इनका। समस्त खेतड़ीवासी मौजूद थे। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद शिकागो से पधारे थे, वैसे जिनका स्वागत हुआ, वैसे ही आज शाम स्वामी आत्मानंद महाराज जी का कैलाश मानसरोवर से पधारने पर खेतड़ीवासियों ने आज स्वागत किया, सम्मान किया। एक अभूतपूर्व सम्मान जो अस्मरणीय रहेगा खेतड़ीवासियों को। रामकृष्ण मिशन खेतड़ी के सेक्रेटरी महाराज स्वामी आत्मानिष्ठानंद जी महाराज कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण करके वापस आए। इस उपलक्ष्य में खेतड़ी के सभी नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, भक्त मंडली ने मिलकर उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है, और हम सब बहुत हर्ष और आनंद उत्साहित मनाए रहे। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 26 कार्मिकों व 10 जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है, लेकिन पुरुष नसबंदी को लेकर अब भी भ्रांतियां हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में भी ग्रामीणों को जानकारी दी। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने NHAI अधिकारियों को निर्देश दिए कि जैसलमेर रोड पर हुए अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाए। इस अभियान में पुलिस और नगर निगम की संयुक्त भागीदारी रहेगी। ढाबों के सामने खड़े ट्रकों को लेकर SP श्री कवेंद्र सिंह सागर ने चिंता जताई, जिस पर NHAI ने बताया कि जल्द ही ऑनलाइन चालान की व्यवस्था शुरू होगी। डूंगरगढ़ रोड के ब्लैक स्पॉट और डिवाइडर ऊंचाई को लेकर कार्रवाई न होने पर ACS PWD को DO लेटर लिखने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही PBM अस्पताल के सामने अतिक्रमण हटाने, शहर में 6 नाके शुरू करने और हाई मास्क लाइट लगाने के निर्देश बैठक में दिए गए। बूंदी जिले के केशोराय पाटन में स्थित हाड़ौती के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कमलेश्वर महादेव मंदिर में अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही भक्तों का मंदिर परिसर में आना शुरू हो गया था, जो दिन भर जारी रहा। श्रद्धालुओं ने पहले पवित्र कुंडों और त्रिवेणी में स्नान कर पुण्य अर्जित किया। इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक कर बिल्व पत्र अर्पित किए। महादेव के दर्शन के लिए महिला और पुरुषों की लंबी कतारें लगी रहीं। सावन माह और अमावस्या का संयोग होने के कारण श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी बड़ी संख्या में शिव भक्त दर्शन के लिए यहां पहुंचे। पुरातत्व विभाग के अनुसार ये मंदिर 9वीं शताब्दी का है। वहीं जनमान्यता ये भी है कि ये पांडवकालीन मंदिर है। बूंदी जिले के कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने खेल संकुल स्थित इंडोर हॉल के निर्माण कार्य की प्रगति देखी और समयबद्धता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नालों के पास जमा गाद और मिट्टी को तुरंत हटाने के लिए कहा, ताकि बारिश के समय जल भराव की समस्या ना हो।
उन्होंने नवल सागर झील पर पर्यटन विकास कार्यों और फाउंटेन निर्माण की प्रगति भी देखी और जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जैत सागर नाले के निर्माण कार्य का पुलिस लाइन क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए उन्होंने पीसीसी और साइड वॉल कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर श्री गोदारा ने 27 जुलाई को प्रस्तावित वन महोत्सव की तैयारियों का भी जायजा लिया और आयोजन स्थल पर छायादार व फलदार पौधे लगाने, टेंट व पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बूंदी जिले के हिंडौली उपखंड के बड़ा नया गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चौपाल में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रेवल सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने जैसी विभिन्न समस्याएं ग्रामीणों ने उठाई। जिला कलेक्टर ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करते हुए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करने की हिदायत दी। उदयपुर में जिला परिषद सभागार में हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण अभियान की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वन एवं पर्यावरण विभाग के एसीएस श्री आनंद कुमार ने की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वृक्षारोपण केवल संख्या तक सीमित न रहे, बल्कि पौधों की गुणवत्ता, संरक्षण और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। एसीएस श्री आनंद कुमार ने अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने पर जोर देते हुए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ने की बात कही। बैठक में जिले में अब तक हुए वृक्षारोपण, ब्लॉकवार प्रगति, चुनौतियों और जन सहयोग पर चर्चा हुई। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य कर अभियान को सफल बनाने की अपील की है। अजमेर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जीआरपी ने अपने कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर डीएसपी जीआरपी श्री राम अवतार चौधरी और पुलिस अधीक्षक जीआरपी श्री नरेंद्र चौधरी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि पेड़ लगाना जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाता है, बल्कि हमारे भविष्य की सुरक्षा भी करता है। रैली माउस के उस पे हमारा जीआरपी एसपी ऑफिस परिसर में पौधारोपण किया गया, जिसमें श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और समस्त जीआरपी का एसपी ऑफिस, पुलिस लाइन का स्टाफ वगैरह सारा उपस्थित थे। और इसी अभियान के तहत हमारे जीआरपी की पूरी अजमेर जिला जो है, सभी चौकियों, थाना, सीओ ऑफिसेज वगैरह सब जगह पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए हैं। हरियाली अमावस पे राज्य सरकार का जो अभियान है, उसके तहत जीआरपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समस्त स्टाफ और अधिकारियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया है। और इसके साथ साथ में पुलिस लाइन जीआरपी जो नारेली में है और विभिन्न जो थाने चौकी हैं, वहाँ पर भी वृक्षारोपण अभियान चलाया जा करके वृक्षारोपण किया गया। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने नगर विधानसभा क्षेत्र में 17 नई सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इनमें एसएच 14 से ताजीपुर, सैमली से गहनकर, बुचाका, मोराका, गंगवक, पुंचरी, सिरथला, भूतका, बरखेड़ा, फौजदार समेत अन्य क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं। मंत्री श्री बेढ़म ने कहा कि ये सड़कें क्षेत्र में यातायात, व्यापार, पर्यटन व सामाजिक विकास को गति देंगी। स्थानीय जनता ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए आभार जताया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्षों में जिस तरह के विकास के कार्य हुए हैं, निश्चित रूप से सराहनीय भी है। और जनता, आप देख रहे होंगे कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। आज मैं नगर विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ से ज्यादा की सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहा हूँ। मेरे 3 दिन के कार्यक्रम में आज है 26 और 27 को करीब 40 के करीब रोडों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और 72 सड़कों की सैंक्शन है। अभी 10-15 दिन बाद अन्य कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निश्चित रूप से विकास की दृष्टि से राजस्थान प्रथम बने, इसकी संकल्पना के साथ लेकर के हम नगर विधानसभा को विकसित नगर बनाने का संकल्प लेकर के चले। भरतपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के महत्वाकांक्षी हरियालो राजस्थान अभियान को सफल बनाने में पुलिस विभाग पूरी जिम्मेदारी से जुटा है।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आरएसी की 7वीं बटालियन को 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। एमएसडी कॉलेज और आरडी गर्ल्स कॉलेज में सैकड़ों जवानों ने कदम, अशोक, पीपल, नीम और करण जैसे पौधे लगाए। एमएसडी कॉलेज में 600 और आरडी गर्ल्स कॉलेज में 500 पौधे लगाए गए। इस अभियान में महिला जवानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा ने ये जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो वो चाहते हैं, उनकी एक मंशा है कि हरा भरा राजस्थान हो, इसकी तस्वीर लोगों के लिए अलग ही दिखाई दे। तो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और करीब अगर हम बात करें भरतपुर जिले की और डीग जिले की, तो यहाँ 22,80,000 पेड़ों का लक्ष्य दिया गया है कि 22,80,000 पेड़, जो कि एक ऐसे पेड़ हों जिनमें फलदार भी पेड़ हो सकते हैं और उसके अलावा यहाँ मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं। तो लगातार यहाँ जो वन विभाग है वो पौध बना रहा है, नर्सरीज डेवलप की गई हैं। पौध बनाने के बाद तमाम जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनको टारगेट दिए गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं भरतपुर की 7वीं बटालियन आरएसी के कार्यालय में। आपका स्वागत। सर बताइए, आप कितना टारगेट आपको दिया? सर देखिए, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा साहब ने पूरे राजस्थान के अंदर हरियालो राजस्थान नाम से एक बहुत बड़ा मिशन चलाया हुआ है और इस मिशन के तहत पूरे राजस्थान के अंदर पौधारोपण किया जा रहा है। इसमें पुलिस विभाग को जो अब टारगेट दिया गया है उसके अंतर्गत पुलिस मुख्यालय ने हमारी इस बटालियन को 10,000 पौधे इस मानसून सीजन में लगाने का हमें लक्ष्य दिया है। उसकी अनुपालना में हमारे डीजी साहब श्री राजीव शर्मा साहब और हमारे आर्म बटालियन के डीजी साहब श्री आनंद श्रीवास्तव साहब और एडीजी हाउसिंग, जो हमारी पूरी बटालियंस के बिल्डिंगों को और इनको सारा रखरखाव करते हैं, श्रीमती विनीता ठाकुर मैडम, उनके द्वारा हमको ये 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। उनके निर्देशों की अनुपालना में हमारे प्रत्येक जवान के द्वारा प्रतिदिन हमारी बटालियन में और बटालियन के अलावा अन्य स्थानों पर भी, इंजीनियरिंग कॉलेज में, लोहागढ़ स्टेडियम में, एमएसजे कॉलेज में, आरडी गर्ल्स कॉलेज में और शास्त्री पार्क में और अन्य सामुदायिक स्थल जहाँ भी हमें मिल रहे हैं, जहाँ पर पेड़ लगाने का एक उचित स्थान उपलब्ध है, वहाँ पर हम पेड़ लगा रहे हैं। हमने वन विभाग से अभी तक 6,500 पौधे खरीद लिए हैं, जिसका बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों से राज्य सरकार से हमें प्राप्त हो गया है और उसकी श्रृंखला में आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो आइए जरा देखते हैं हम कि इस समय आरएसी की बटालियन में उन्होंने जो पौधारोपण किया है वो किस हिसाब से पौधारोपण किया है और क्या इनको बचाने के लिए इनके द्वारा उपाय किए जा रहे हैं और सुरक्षा के भी इनको, क्योंकि जिम्मेदारी साथ में ये भी है कि पेड़ लगाए जाएं और उसके बाद सुरक्षा भी उसकी करी जाए। सर देखिए, हमारे जवान सुबह पीटी और परेड करने के बाद उनका जो नियमित कार्यक्रम होता है उसमें से अपना समय निकाल करके और अपने श्रमदान करके और वो ये पहले गड्ढे खोदते हैं। गड्ढे खोदने के बाद में वो इस तरह से पेड़ लगाते हैं। पेड़ का पूरा चारों तरफ से उसका प्रोटेक्शन करते हैं मिट्टी से और उसमें पानी डालते हैं। तो ये सारे पेड़ की अभी हमने 2-3 दिन ही हुए हैं और देखिए आप, सारे पेड़ हमारे बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आप उधर भी देखिए, उधर भी हमारे सारे पेड़ बहुत अच्छी स्थिति में हैं और उधर मैं आपको बताऊं तो उधर भी जो है, उस लाइन में भी आप देख सकते हैं, उस लाइन में भी जो है 19 पेड़ कदम के लगे हुए हैं। तो टोटल अब तक आपने कितना टारगेट अचीव कर लिया है? क्योंकि 10,000 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य आपको दिया गया है, तो 10,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य जब मिला है तो निश्चित रूप से आपको, क्योंकि बरसाती सीजन है, इस समय मौसम अनुकूल है, पेड़ लग सकते हैं, तो उसको अब तक कितने आप पेड़ लगा चुके हैं और कितने अभी लगाना बाकी है? देखिए सर, अभी तक हमारे लगभग 4,500 पेड़ हम लगा चुके हैं। 2,000 पेड़ के करीब हमारे पास अभी और हैं। उसके लिए हम उचित स्थान की तलाश कर रहे हैं। कुछ संस्थाओं के भी हमारे यहाँ पर ऑफ़र आए हुए हैं कि आरएसी हमारे यहाँ पर आकर के पेड़ लगाए और वहाँ हम पेड़ लगा रहे हैं जा कर के, और पेड़ लगा ही नहीं रहे बल्कि उसकी सुरक्षा का संकल्प भी हमारे जवान ले रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पास में पुलिस मुख्यालय से पानी का टैंकर है, तो पानी के टैंकर हम लोग ले जाएंगे वहाँ, उसमें पानी देंगे और उस पेड़ का रखरखाव भी करेंगे।
बाकायदा डेली जो हम पेड़ लगा रहे हैं उसका हमने चार्ट बना रखा है ऑफिस में कि किस स्थान पर कितने पेड़ लगे, किस अधिकारी के नेतृत्व में पेड़ लगे, किस कंपनी के जवानों ने पेड़ लगाए और कौन सी वैरायटी के पेड़ लगाए। राजस्थान सरकार ने एक ऐप भी डेवलप किया है और उस ऐप के माध्यम से आपको कहीं न कहीं उस ऐप पे भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? जी, ये सही बात है कि हरियालो राजस्थान एक ऐप राज्य सरकार के द्वारा बनाया हुआ है, तो उसमें हम जहाँ भी पौधारोपण कर रहे हैं, उस ऐप में हम उस पौधारोपण की लोकेशन को उसमें हम डालते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उस लोकेशन पे हमारे जितने भी पौधे हम लगा रहे हैं, वो उसमें टैग हो जाएँ। ये हमारा उसमें अभियान चल रहा है। हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट किशोरी लाल जी भी मौजूद हैं। सर, कैसा लगता है आपको इस अभियान का जो उद्देश्य है कि अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाना, क्योंकि कहीं न कहीं भावनात्मक लगाव होता है? देखो, माँ के नाम पेड़ को जोड़ने का राज्य सरकार का यही ध्येय है कि पेड़ के प्रति लगाव हो। पेड़ तो ऐसे तो हर बार लगते हैं, लेकिन पेड़ का जो लगाव होता है, आदमी लगाता है, मेहनत करता है, तो उनको दिल में खुशी मिलती है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा ये जो अभियान चलाया गया है, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम लोग हमारे पूरे प्रयास कर रहे हैं कि अभियान को कामयाब सफलता के लिए आप लोग कितने आश्वस्त हैं कि हम पेड़ लगाएँगे, उनको लगाने के बाद उनकी देखभाल करेंगे और कहीं न कहीं इसे मुकाम तक पहुँचाएँगे, जिसके बाद देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़े? क्योंकि आवारा पशुओं के द्वारा भी पेड़ों को खाया जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई इंतजामात हैं? नहीं, जैसा सीओ साहब ने फरमाया, हमारे पास पानी का टैंकर है। जब भी समय-समय पर ज़रूरत होगी, पेड़ों को पानी पिलाया जाएगा और उनकी देखभाल की नियमित व्यवस्था कर रहे हैं। आज भी हमने जहाँ पेड़ लगाया है, वहाँ इन्होंने सीओ साहब ने पहले ही डायरेक्शन दिए हैं कि तारबंदी जहाँ टूटी हुई है, उसको भी रिपेयर करवा रहे हैं और पेड़ बिल्कुल सिस्टमैटिकल लगा रहे हैं। कहीं सर, कोई कुछ स्थानों पर आपको ऐसी प्रॉब्लम भी आई होगी कि जहाँ खुला हुआ एरिया है, जहाँ आपने पौधारोपण किया है, तो कहीं न कहीं उसमें कहीं पशु कोई उसको क्षति ना पहुँचाए पेड़ को। उसके लिए आपने क्या व्यवस्था सोची है या किसके द्वारा कराने के आप प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने कैंपस के अलावा और कई जगह भी पेड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर देखिए कि ऐसे स्थान जहाँ पर पौधे को मवेशियों के खाने का जो खतरा रहता है, वन विभाग ने इतनी बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि हमारे पास करंज के पौधे हम लेकर के आए हैं वहाँ से। करंज के पौधे को आप पेड़ के सड़क के दोनों तरफ आप लगाते हो, करंज के पौधे को कोई मवेशी नहीं खाएगा। तो ऐसे स्थान जहाँ पर मवेशियों के आने की संभावना है, मवेशियों के द्वारा उसे नष्ट करने की संभावना है, तो हम पहले से ही उसी वैरायटी का हम पेड़ सेलेक्ट कर रहे हैं। करंज के पौधे को मवेशी नहीं खाएगा, तो हमने करंज के पौधे लगाए हैं। करंज का पौधा मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट है, इसलिए वो ज़रूरी भी है कि कहीं न कहीं, क्योंकि फ़ीवर जो होता है, बुखार जो आता है, बुखार में कहीं न कहीं करंज बहुत ज़रूरी होता है और जो बुज़ुर्ग बताते थे कि करंज का पौधा फ़ीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, लेकिन मवेशी खाती भी नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ कि अपनी तरफ से 10,000 पेड़ लगाने के बाद आपकी पूरी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी होगी, ऐसा कोई निर्देश राजस्थान सरकार की तरफ से आपको आया है ना? देखिए सर कि मिशन हरियालो राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो पूरे राजस्थान के अंदर एक अलख जगाई है पेड़ लगाने की, उसकी अपने आप एक भावना निहित है कि प्रत्येक कार्मिक को और प्रत्येक एक सामान्य व्यक्ति को उस पेड़ को लगा करके उसकी सुरक्षा करने का उसका पूरा दायित्व बनता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस पेड़ की सुरक्षा करेंगे। जहाँ राजकीय संस्थानों में हम पेड़ लगा रहे हैं, ऐसी जगह पे हम लगा रहे हैं कि जहाँ पर उनको मवेशियों के खाने का मतलब खतरा नहीं रहे या किसी तरीके से वो नष्ट नहीं हो। और हमने ये भी व्यवस्था की है कि हमारा अधिकारी वहाँ पर एक रेगुलर इंटरवल से वहाँ पर जाएगा और उन पेड़ों को देख के आएगा, जवान साथ में ले जाएगा कि भाई पेड़ में पूरा पानी लगा है या नहीं लगा है। अगर उसमें किसी तरह का कोई हमें बाहर कोई प्रोटेक्शन करना है, उसकी कोई तारबंदी करनी कोई है, भी पेड़ की अगर प्रोटेक्शन करना है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप बता रहे हैं कि जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। जो भी 10,000 पेड़ लगाने का इनको लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात इस समय जो आरएसी के जवान हैं वो चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो
कोई ऐसा कैंपस हो, इंस्टीट्यूशनल कैंपस हो, चाहे कोई और ऐसा जैसे हॉस्पिटल हो, या इनका जो आरएसी का क्षेत्र है वो तो है ही है, या बंजर भूमि कहीं पड़ी हो जहाँ के कुछ भी नहीं है, वहाँ भी ये पेड़ लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, भरतपुर जिले को और डीग जिले को 22,80,000 पेड़ का टारगेट राजस्थान सरकार की तरफ से मिला है, जैसा कि आंकड़ा बताते हैं, और उनमें से करीब 17 लाख पेड़ भरतपुर जिले में लगाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अभियान है जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री न को केवल खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि पूरा जो उनका जो सिस्टम है वो मॉनिटरिंग कर रहा है। और ये सब लोग बड़े ही हर्ष के साथ, खुशी के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, पौधे जीवन हैं, हमारे लिए भी प्राणवायु देते हैं, पक्षियों के लिए भी भोजन देते हैं, जानवरों के लिए भोजन देते हैं। और एक दृश्य जो सामने दिखाई देता है, जहाँ हरियाली दिखाई देती है, तो वो स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं एक सुकून देती है, मन को शांति देती है, स्वास्थ्य भी सही रहता है, शुद्ध वायु मिलती है। तो निश्चित रूप से ये जो अभियान है मुख्यमंत्री का, ये अभियान प्रशंसनीय है। और ये सब लोग इस बात को कह रहे हैं, ये सरकारी डिपार्टमेंट के लोग ही नहीं, जो आम जन है वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। भरतपुर से राजीव भट्ट, DIPR राजस्थान के लिए। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत रतनगढ़ में एक गौशाला परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्री सहदेव चारण ने किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौती को रेखांकित करते हुए पौधारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला और आमजन से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में कदम, नीम, अशोक व अन्य पौधों का रोपण किया गया। स्थानीय नागरिकों और अधिकारियों ने पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेते हुए भविष्य में ऐसे आयोजन जारी रखने की बात कही। गोगा जी की जन्म स्थली ददरेवा में होने वाले लक्खी मेले को लेकर जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा व पुलिस अधीक्षक श्री जय यादव ने ददरेवा पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठकर मेले की व्यवस्था पर चर्चा की। कलेक्टर श्री सुराणा ने बिजली, पेयजल, जर्जर पोल हटाने, गोताखोरों की तैनाती और ढाब पर CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। SP श्री यादव ने बताया कि मेले में 1 माह तक भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। नशीली वस्तुओं की बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी और ट्रैफिक व्यवस्था 24 घंटे सुचारू रखी जाएगी। देखिए, आज जो अभी आने वाले सावन अभी चालू हो चुका है इस बार, और भादव तक लगभग 2 सितंबर तक यहाँ पे मेला बढ़ने वाला है। उसको लेके समस्त विभागों की आज यहाँ बैठक ली है। हमारे साथ SP साहब, SDM साहब, लोकल हमारे BDO, तहसीलदार जी, सरपंच साहब और समस्त गांववासी जो भी इस मेले से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, आज वो सभी हमारे बीच उपस्थित थे। सबसे चर्चा हुई क्या क्या व्यवस्थाएं हर बार रहती है, उनको चुस्त दुरुस्त रखना, और क्या हम इस बार बेटर कर सकते हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को मिनिमम यहाँ पे इनकन्वीनियंस हो, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाए। लोग यहाँ पे बिहार, UP, पंजाब कहाँ से आते हैं, और उन सबको एक एक्सपीरियंस अच्छा रहे। वो अपने यहाँ आ रहे हैं, अपने गेस्ट हैं, और साथ में एक श्रद्धा की भावना के साथ आ रहे हैं। तो एक साफ़ सफाई की व्यवस्था, इसको लेके विशेष निर्देश दिए हैं। पार्किंग की व्यवस्था को लेके विशेष निर्देश दिए हैं। कोशिश करेंगे कि पिछली बार से और बेटर व्यवस्था हम करा सकें और एक इंसिडेंट फ्री मेला ये रहे, इसके लिए हमारे प्रयास रहेंगे। पूरी मेला जो भी आयोजन से सारे लोग जुड़े हैं, हमारे सरपंच साहब, हमारी ग्राम पंचायत के सभी लोग, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो किस तरीके से कानून व्यवस्था रहेगी सर? सबसे ये जो लक्खी मेला ऐतिहासिक मेला है, इसके अंदर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से आते हैं। उसके लिए ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आ सकें और अपने जो है कार्यक्रम करके वापस भी जा सकें। तो उसके लिए ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए पर्याप्त जाब्ता लगा दिया जाएगा और पार्किंग की जो व्यवस्था करी गई है कि वहाँ पे ही पार्किंग करें, और जो जो रूट बनाए गए हैं कि उसी रूट से ही जो है पब्लिक आए और उसी रूट से जाए, जो हम फिक्स करेंगे, ताकि किसी को भी कोई समस्या नहीं आए और ट्रैफिक भी अच्छी तरह से चलता रहे। और ये कैमरेज भी काफ़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं ताकि जो बदमाश हैं, चोर चक्के हैं, जो जेब कतरे होते हैं, उन पर भी पर्याप्त नज़र रखी जाएगी। सिविल में भी आदमी लगाए जाएंगे ताकि कोई ऐसी घटना नहीं हो, किसी के साथ उसकी जेब काट ली जाए या कोई चेन स्नैचिंग हो जाए। इसके लिए भी बिल्कुल पर्याप्त व्यवस्था रहेगी और जाब्ता जो है अच्छी संख्या में यहाँ पे लगाया जाएगा ताकि मेला जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे व्यवस्थित तरीके से। अभी सावन का महीना चल रहा है। 9 अगस्त का रक्षाबंधन, 10 अगस्त से भादवा शुरू हो जाएगा। भादवा से भादो 1 महीने यहाँ पूरा मेला बढ़ता है। वैसे सावन में अभी यात्री आना जाना शुरू हो गया है। पंचायत ने अपनी तरफ से जो जो व्यवस्था है वो सारी अपनी पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र जामवा रामगढ़ और महिला अधिकारिता विभाग
द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दंताला मीणा में कानूनी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र की परामर्शदाता ईशा शर्मा और सुपरवाइजर हेमा मीणा मौजूद रहीं। कार्यशाला में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। काउंसलर ईशा शर्मा ने साइबर क्राइम, बाल मजदूरी, बालिकाओं के प्रति अपराध, शारीरिक प्रताड़ना और ऑनलाइन शोषण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं हेमा मीणा ने घरेलू हिंसा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, पॉक्सो एक्ट और बालिकाओं की शिक्षा के महत्व पर जागरूक किया। छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 181, 100, 112, 1090 और 1095 का उपयोग करने की सलाह दी गई। कार्यशाला में छात्राओं को आत्मविश्वास और जानकारी से सशक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। बयाना में बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए देव नारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्थायी सेक्शन और 2 नए विषयों की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जिसका श्रेय क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत के अथक प्रयासों और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की शिक्षा के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को जाता है। इस निर्णय से बयाना रूपवास क्षेत्र की हजारों छात्राओं को राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक सीमित विकल्पों के चलते अन्य शहरों में जाना पड़ता था। स्थायी सेक्शन की स्वीकृति से प्रवेश की प्रक्रिया आसान होगी और 2 नए विषयों से अध्ययन व करियर के नए रास्ते खुलेंगे। यह कदम महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जनता, अभिभावकों और शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और विधायक के प्रति आभार जताया। यह निर्णय साबित करता है कि सरकार बेटियों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और एक शिक्षित और आत्मनिर्भर राजस्थान के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। उदयपुर जिले के झाड़ौल क्षेत्र के चंदवास गांव में स्थित चंदवास महादेव मंदिर आस्था, रहस्य और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि अपने रहस्यमयी जल समाधि चमत्कार के कारण भी प्रसिद्ध है। हर साल लगभग 6 माह तक यह मंदिर मानसी वाकल डैम का जलस्तर बढ़ने पर पानी में डूब जाता है। पहली बार वर्ष 2006 में मंदिर ने जल समाधि ली थी। इस दौरान मंदिर का गर्भगृह और शिवलिंग पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं और आश्चर्यजनक रूप से सैकड़ों मछलियां शिवलिंग की परिक्रमा करती दिखाई देती हैं। यह दृश्य भक्तों के लिए ईश्वरीय चमत्कार जैसा होता है। मंदिर करीब 1590 ईस्वी का बताया जाता है और विशेषकर महाशिवरात्रि और भादवी सप्तमी पर यहाँ भव्य मेला आयोजित होता है। इसे न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है, जहां लोग महादेव के समक्ष सच्चाई की शपथ लेकर न्याय की गुहार लगाते हैं। यह मंदिर आज एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक तीर्थ बन चुका है, जो यह दर्शाता है कि जब आस्था और प्रकृति एक साथ आती है तब चमत्कार स्वयं घटित होते हैं। पीछे देख सकते हैं जो चंदवास महादेव का नया वाला मंदिर बना हुआ है और जस्ट उसके आगे एक स्वर्गीय देवकिशन शर्मा के नाम के एक व्यक्ति का स्टेचू बना हुआ है। यहाँ पे कुछ और ग्रामीण है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि नए मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और क्यों नए मंदिर को बनाने की जरूरत पड़ी। सर बताइए। एक्चुअली पुराना जो मंदिर है जो करीब 500-600 साल पुराना है, वो बंजारे कम्युनिटी के एक व्यक्ति ने बनवाया था और बाद में यहाँ के समुदाय ने उस पे अपने कंट्रीब्यूशन से उसको अभी तक बनाए रखा। हजारों सैकड़ों सालों से ये मान्यता रही है कि ये किसी भी तरह की चुगली, चोरी, झूठ का निराकरण करने वाले महादेव है और ऐसे पुरानी कई दंत कथाएं हैं जिसमें लोगों ने झूठे सौगंध खाए या झूठ बोले तो वो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। तो ये विश्वास आज भी, ये आस्था आज भी पूरे क्षेत्र के लोगों में है। इसलिए जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम जहाँ है चंदवास महादेव मंदिर, जहाँ ये न्याय के देवता के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। जब मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, ये जो मंदिर है जो साल में 6 माह तक डूब क्षेत्र में रहता है और वर्तमान में यहाँ पे 4-4 फीट का पानी भर चुका है। नए मंदिर में पूरा गर्भगृह के अंदर 5 फीट तक का पानी है। नीचे मछलियाँ शिवलिंग की परिक्रमा कर रही है। यहाँ के जो ग्रामीणों ने यहाँ के उस लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बनाकर यहाँ पे एक पीछे मंदिर का निर्माण करवाया और कहीं ना कहीं जो आम जन में जो श्रद्धा है, जो शिवालय है, तो वो काफी यहाँ जाड़ो विधानसभा में
स्टेबल भी है, और कुछ ग्रामीणों की ये भी मंशा है कि सरकार को भी ऐसे मंदिरों को, ऐसे ट्रस्ट को योगदान देना चाहिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार हो। मेरे साथ और भी कुछ लोग जुड़ेंगे। यहाँ के जो पुजारी है, पुजारी जी से मिलेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या ये मंशा रखते हैं सरकार से और इस मंदिर के लिए? ये बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसको टूरिस्ट सर्कल में जोड़े तो इसका विकास हो सकता है। ग्रामीणों का एक यहाँ से छोटा सा सवाल आया है कि ये इस मंदिर को टूरिस्ट सेक्टर में जोड़ना चाहिए, तो टूरिस्ट सेक्टर में क्यों जोड़ना चाहिए वो मैं इनसे जानूंगा। जी बताएं। एक्चुअली यहाँ स्थानीय लोगों का तो काफी जमावड़ा है। इवन उदयपुर तक के आसपास के मेवाड़ के लोग यहाँ सौगंध शपथ के लिए आते हैं। लेकिन टूरिज्म की दृष्टि से अगर देखें तो बांध बना हुआ है, पानी भरा हुआ है, मंदिर भी आधा जलमग्न रहता है, और कमलनाथ और इनको टूरिस्ट सर्किट में ले रहे हैं। तो एक शिव मंदिर होने के नाते ये, और दूसरा यहाँ के लोगों की जो जमीनें हैं वो तो बांध में डूब गई। अगर टूरिस्ट सर्किट बनता है तो लोगों को भी रोजगार, युवाओं को और कुछ रोजगार इसमें मिल सकता है। हम थे न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध चवदास महादेव मंदिर में। ग्रामीणों की काफी आस्था है यहाँ पर, लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ सुजत से मैं हूँ पवन लोहार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर परंपरागत और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला राजस्थान में ईसबगोल की क्षमताओं के द्वार खोलें आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए टिकाऊ खेती, मूल्यवर्धन और बाजार एकीकरण को बढ़ावा देना था। एपीडा के डीजीएम श्री मान प्रकाश विजय ने ईसबगोल की गुणवत्ता, जैविक उत्पादन और निर्यात में संभावनाओं पर बल दिया। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के एमडी डॉक्टर अनुपम कौशिक ने कहा कि ईसबगोल पालतू पशुओं के आहार के रूप में भी उपयोगी है और सहकारी निर्यात से किसानों को सीधा लाभ मिल सकता है। ओसिया के एसडीएम श्री नरेंद्र जांगिड़ ने नए कार्यभार को विधिवत रूप से संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तहसीलदार श्री वीरेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार श्री छतर सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने मारवाड़ी परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर और पुष्प माला भेंट कर उनका स्वागत किया। बैठक में एसडीएम श्री जांगिड़ ने अधिकारियों से कहा कि सभी कर्मचारी शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सभी को एक टीम भावना के साथ कार्य करने की अपील की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी और जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में बकरी पालन अब एक उभरता हुआ लाभकारी व्यवसाय बनता जा रहा है, जो युवाओं और किसानों के लिए समृद्धि के नए अवसर लेकर आया है। कम लागत और कम जोखिम वाला यह उद्योग अब वैज्ञानिक तरीके से सीखा जा रहा है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के किसान कौशल विकास केंद्र में लगातार युवाओं की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोकप्रिय बन रहा है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अरुण कुमार ने बकरी पालन प्रशिक्षण शिविर के समापन पर बताया कि भेड़ बकरी से जुड़े कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित कर टिकाऊ उत्पादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही कालीन बुनाई जैसे हुनर को पुनः शुरू करने की भी आवश्यकता बताई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एपीडा के डीजीएम श्री मान प्रकाश विजय ने बकरी उत्पादन के निर्यात की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोरोना काल में बकरी के दूध की मांग बढ़ी है, जिसे अब स्थायी रूप से बाजार में लाना होगा। केंद्र प्रभारी डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में 1000 से अधिक युवाओं ने प्रशिक्षण लेकर उद्यमिता की दिशा में कदम बढ़ाया है। मौके पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। डूंगरपुर जिले में इस साल खरीफ फसलों की बुआई तेजी से हो रही है। कृषि विभाग के उप निदेशक श्री परेश पंड्या के अनुसार 1,34,110 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 1,14,391 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जिसमें मक्का और सोयाबीन की बुआई सबसे अधिक हुई है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत टीएसपी क्षेत्र की जनजाति, अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के लघु सीमांत किसानों को निःशुल्क मक्का बीज मिनी किट वितरित की गई थी।
जिससे मक्का की बुआई में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। जिले में अब तक 369 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत का 50% है और किसानों ने 85% बुआई पूरी कर ली है। श्री पंड्या ने बताया कि वर्तमान वर्षा पैटर्न फसलों के अनुकूल है और किसानों को खरपतवार नियंत्रण की सलाह दी। जल्द ही लक्ष्य की 100% पूर्ति की उम्मीद है। जिले में खरीफ सीजन में कुल 1,34,000 हेक्टेयर में फसल बुआई का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध में आज दिनांक तक 1,14,000 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है और अभी धान की फसल में रोपाई का काम चल रहा है। तो अभी आने वाले 5 या 10 दिन में हमारे जो लक्ष्य है बुआई का वो पूर्ण कर लिया जाएगा। बारिश का काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है और फसलों को जिस हिसाब से पानी की ज़रूरत है उस हिसाब से बारिश हो रही है और किसानों को ये सलाह है कि क्योंकि लगातार रोज़ ही बारिश हो रही है तो फसल के साथ साथ घास और खरपतवार भी ज़्यादा हो गए हैं, तो कृषक फसल को 25 से 30 दिन तक खरपतवार मुक्त रखें ताकि काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।